हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अब से बस कुछ देर पहले की है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को आपने आज से पहले तक सिर्फ बॉर्डर पर देखा होगा, मगर इस वक्त भारतीय वायुसेना का यह सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन के खाली टैंकर्स के साथ इंदौर एयरपोर्ट से जामनगर के लिए रवाना हो चुका है। जामनगर में लिक्विड ऑक्सीजन भरते ही सड़क के रास्ते ये सारे टैंकर्स इंदौर जाएंगे। और ऐसा सिर्फ एक एयरपोर्ट पर नहीं हो रहा है, देश के अलग अलग लोकेशंस पर जबरदस्त तरीके से पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मिशन ऑक्सीजन को कामयाब बनाने की कोशिश चल रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी लिक्विड ऑक्सीजन वाले टैंकर्स के साथ विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र किसी भी वक्त पहुंचने वाली है। इस वक्त ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए देश में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। मोदी ने आज पूरे देश को 6 डायरेक्शन दिए, 6 बड़ी हेडलाइंस दी हैं। मोदी का पहला बड़ा मैसेज, अगर आज पूरा देश एक साथ मिलकर काम करे तो किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। मोदी का दूसरा बड़ा मैसेज, ऑक्सीजन टैंकर्स की तेज डिलीवरी के लिए भारतीय रेल और वायुसेना को मैदान में उतार दिया गया है। मोदी का तीसरा बड़ा मैसेज, दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मोदी का चौथा बड़ा मैसेज, अभी तक देश के हर राज्य को 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त में मुहैया कराई जा चुकी है। मोदी का पांचवां बड़ा मैसेज, हॉस्पिटल्स की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। और मोदी का छठा बड़ा मैसेज, पैनिक परचेजिंग रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से जागरूकता अभियान चलाया जाए। मोदी की 6 हेडलाइंस आपने देख ली, अब तस्वीरें भी देख लीजिए। मोदी का पूरा फोकस तेजी से ऑक्सीजन की सप्लाई पर है। पूरी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में सड़क पर डीसीपी से लेकर इंस्पेक्टर तक सब लग गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पुलिस सिलेंडर भर भर कर हॉस्पिटल्स में पहुंचा रही है। मोदी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लिक्विड ऑक्सीजन से भरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां टैंकर विशाखापट्टनम से निकल चुका है। मुंबई के रास्ते में है। C-17 ग्लोब मास्टर IL-76 एयरक्राफ्ट्स की मदद से अलग अलग लोकेशन पर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स एयरलिफ्ट करके पहुंचाए जा रहे हैं। यह प्रोसेस देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। मोदी ने सारे संसाधन ऑक्सीजन पहुंचाने में लगा दिए हैं। कोई मुख्यमंत्री ऐसी मगर इतने मुश्किल वक्त में भी फुल ऑन पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल यही किया। मोदी ने मीटिंग बुलाई, मगर केजरीवाल ने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए मीटिंग का सीक्रेट वीडियो लीक कर दिया। फिर जब मोदी ने टोका तो केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी और यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1.25 मिनट का यह पूरा सीक्वेंस बहुत खिलाफ हो रहा है। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी,
और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। इन हाउस मीटिंग को लाइव केजरीवाल अपनी बात को चुपके से रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें लगा कि पीएम को इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन जब मोदी ने उनकी चालाकी पकड़ी तो केजरीवाल हक्का बक्का रह गए। वैसे इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में मोदी ने केजरीवाल को एक बार नहीं 2 बार टोका। आइडिया नहीं ऑलरेडी चल रहा। अब वो हिस्सा सुनिए जब मोदी ने पहली बार केजरीवाल को बीच में टोका था। अगर हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं ऑलरेडी चल रहा है। सर दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही, हमारी दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल ऑक्सीजन की कमी के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे थे? क्या वो आपदा को अवसर में तब्दील करने की तैयारी के साथ मीटिंग में पहुंचे थे? सर दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही इसमें। अगर ऐसा नहीं था तो फिर केजरीवाल ने जो वीडियो जारी किया उसमें मोदी के टोकते ही ब्लैक फ्रेम क्यों आया? यानी केजरीवाल ने अपनी बात टेलीकास्ट कर दी, मगर मोदी ने जब टोका तो उसी हिस्से को एडिट कर दिया। मगर वायरल वीडियो में दिल्ली के सीएम की चोरी पकड़ी गई। बाद में दिल्ली के सीएम ऑफिस से जवाब आया कि उन्हें ऐसी सूचना नहीं थी कि इस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है, मगर इसी जवाब में खेद भी प्रकट कर दिया गया। सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से हमारे वैज्ञानिक साथियों। मगर केजरीवाल का खेद प्रकट करना उन्हें सियासी फायदा नहीं देगा, क्योंकि अब ये लड़ाई प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रह गई है। अब इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई में योगी ने तीखा हमला करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। योगी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला और केजरीवाल पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने जो वीडियो लीक किया उसे शिवराज सिंह चौहान ने गैर जिम्मेदाराना बताते हुए सुझाव देने के बजाय दिल्ली के सीएम पर दूसरों पर आरोप लगाने का एजेंडा चलाने का आरोप लगा दिया। बात सिर्फ सियासत तक नहीं थमी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट के बीच अब क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। तस्वीरें तेलंगाना की हैं। वायुसेना का विमान ऑक्सीजन टैंकर्स लेकर ओडिशा जाने वाला था, मगर सरकारी अधिकारी वायुसेना के विमान की ABCD सीख रहे थे। जिस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में एक एक सांस के लिए संघर्ष हो रहा है, मोदी सरकार दिल्ली से महाराष्ट्र तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उस वक्त विमान और टैंकर्स के सामने बाकायदा खड़े होकर फोटो खिंचवाई जा रही है। जबरदस्त पब्लिसिटी की जा रही है। इस पब्लिसिटी स्टंट और आपदा में अवसर वाले शोर शराबे के बीच मोदी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। पिछले 5 हफ्तों में मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 3 अहम मीटिंग्स कर चुके हैं। पिछले 1 हफ्ते में प्रधानमंत्री ने चौथी बार ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड रिव्यू मीटिंग की है और ये सिलसिला लगातार जारी है। ऑक्सीजन से संबंधित जो समस्याएं या परसेप्शन देश में या दिल्ली शहर में बन रहा था या बनाया जा रहा था, उसके संदर्भ में भारत सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगातार पिछले 3 दिन में सभी संबंधित पक्षों से और आज तो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी बहुत विस्तार से बैठकें की हैं। 16वीं बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ की है। ये सब कुछ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ हो रहा है। ग्राउंड पर इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। सिचुएशन सुधरने में अभी वक्त लगेगा, मगर अच्छी बात यह है कि पहले के मुकाबले पैनिक कुछ तो कम हुआ है। दिल्ली में टेंशन ज्यादा है, मगर दिल्ली पुलिस का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अफसर हॉस्पिटल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मिशन मोड में जुटा हुआ है। इस वक्त हम होली फैमिली अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन फरीदाबाद से। आप देखें कि तस्वीरें, ये लिंडा कंपनी का वो टैंकर है जिसे फरीदाबाद के सेक्टर 6 से लाया जा रहा है और सीधा
दिल्ली पुलिस के जवान इसे एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो। और अब ये जो टैंकर है ऑक्सीजन का वो सीधा होली फैमिली अस्पताल में चले जाएगा। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू फरीदाबाद के उस सेंटर पर भी पहुंचे जहां से दिल्ली को ऑक्सीजन की इमरजेंसी डिलीवरी हो रही है और यहां भी पुलिस बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सप्लाई चेन को रफ्तार देने में जुटी है। फरीदाबाद के सेक्टर 6 में बना ये लिंडे कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट है। फिलहाल यहां से दिल्ली एनसीआर में लगातार जो हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है यहां से सप्लाई की जा रही है। इस कंपनी का जो मेन प्लांट है वो उत्तराखंड के देहरादून में है। वहां से देहरादून के प्लांट से ऐसे बड़े बड़े टैंकर में रिफिल करके जो है ऑक्सीजन को लाया जाता है और उसके बाद यहां से सिलेंडर्स में दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जाता है। लगातार जो पुलिस भी है यहां से एस्कॉर्ट करके गाड़ियों को अस्पताल पहुंचा रही है ताकि किसी भी तरीके से मरीजों को कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल आप देखें यहां पर अभी भी सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा है। रात के 3 बज रहे हो, सुबह के 6 बज रहे हो, दोपहर के 12 बज रहे हो या रात के 12 बज रहे हो, इस वक्त मिशन ऑक्सीजन के लिए दिन रात एक कर दिया गया है और कुछ ऐसा ही हाल देश के बाकी हिस्सों का भी है। ये है बीएचईएल का वो प्लांट जिसके कांधों पर भोपाल के जो अस्पताल हैं 90 अस्पतालों में से तकरीबन 45 अस्पतालों में इस वक्त जो सप्लाई जो उसके कांधों पर है वो भी इस लंबी कतारों के जरिए देखी जा सकती है। लंबी कतारें अब भी लगी हुई हैं। हमें इस वक्त ये भारतीय एयर प्रोडक्ट्स पे जहां से भोपाल में तकरीबन 900 से ज्यादा सिलेंडर्स की आपूर्ति की जाती है और ये जो कारखाना है जो प्लांट है उसके अंदर का दृश्य यहाँ पर ही आपको दिख जाएंगी। दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और जबकि बाहर जो लाइंस हैं वो इससे भी ज्यादा है। जो निजी अस्पताल हैं वो खाली सिलेंडर लिए रिफिल सेंटरों और तमाम प्लांट्स की तरफ भागे जा रहे हैं। लोगों की जान बचाने वाली ऑक्सीजन इस वक्त पटरी पर भी दौड़ रही है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली ने रेल वैगन्स के जरिए लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारतीय रेल से मदद मांगी है। इंडियन रेलवेज ने तीनों राज्यों को कह दिया है कि अपने टैंकर्स तैयार रखिए, भारतीय रेल आ रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। मोदी ने कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग के लिए पूरी फौज उतार दी है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर तेजी से खाली ऑक्सीजन टैंकर्स पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें इंदौर की हैं। इंदौर एयरपोर्ट से खाली टैंकर्स गुजरात के जामनगर के लिए एयरलिफ्ट किए जा चुके हैं। जामनगर में इन ऑक्सीजन टैंकर्स में लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाएगी और फिर सड़क के रास्ते जान बचाने वाली ऑक्सीजन इंदौर पहुंचेगी। सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन। दिन और रात ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक बनी रहे उसके लिए मैं भी लड़ रहा हूं। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ के फोनों पर बात करनी पड़ती है। अपने प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं होती, दूसरे प्रदेशों से मंगवाना पड़ता है। लाने के लिए टैंकर चाहिए, दूसरे प्रदेशों से आती तो टैंकर कई दिन में आ पाते हैं, कभी लेट हो गया, कभी दूसरे प्रदेश में कोई बाधा खड़ी कर दी गई। हालांकि इन सब चीजों का समाधान निकाल लिया है। आज प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी और आपको बता दें कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड ऑक्सीजन वाले टैंकर्स के साथ विशाखापट्टनम से अब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आप देखिए कैसे ये ऑक्सीजन जो टैंकर्स हैं ये रेल के जरिए लाए गए हैं। नागपुर महाराष्ट्र ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाइजैक के लिए वाइजैक से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहां तक लाई गई है। विशाखापट्टनम से नागपुर तक का सफर एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए इस ट्रेन ने तय किया है। और देखिए इसमें कितने टैंकर्स लदे हुए हैं। इसकी शुरुआत अब से कुछ दिन पहले की गई जब देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाने लगी। तब भारत सरकार ने रेल के जरिए टैंकर्स को ट्रांसपोर्ट करने का फैसला किया, क्योंकि जिन जगहों पर किल्लत है वो उन इलाकों से बहुत दूर है जहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन प्लांट्स में। और वो दूरी अगर सड़क के जरिए तय की जाती है इन टैंकर्स के द्वारा तो उसमें बहुत वक्त लगता, कई दिन लगते।
इसलिए अब ट्रेन का सहारा लिया गया है। खाली टैंकर नागपुर से वाइजैक भेजे गए और वहां ऑक्सीजन भर के इनको रेल के जरिए ही वापस लाया गया है। तो अब ये भी एक तरीका है और शायद देश में ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए एक बहुत प्रभावी कदम भी है। कई रूट्स पर ऐसी ही रेल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं। फिलहाल ये नागपुर से आ रही लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां विशाखापट्टनम से इन टैंकर्स को रिफिल कर ये ट्रेन लौटी है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ये टैंकर्स जाएंगे और यही कोशिश जो है वो उत्तर भारत के उन राज्यों के लिए भी की जा रही है जहां पर ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई है, जिसमें दिल्ली शामिल है और तमाम राज्य हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जहां पर प्लांट लगे हुए हैं वहां ऑक्सीजन मौजूद है पर्याप्त मात्रा में और वहां उतनी खपत भी नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करना एक बड़ी चुनौती थी और उसके लिए ये निदान निकाला गया कि अब रेल के जरिए इन टैंकर्स को रिफिल करके वहां से यहां लाया गया है। तो ये रेल एक्सप्रेस जो है इन भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर्स के साथ अब नागपुर शहर पहुंच चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह कि इसमें समय कम लगता है और एक रेल जो है एक एक्सप्रेस जो है वो कई टैंकर्स को एक साथ ले जा सकती है और रिफिल करके ला सकती है। ये केवल नागपुर शहर की आपूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी तमाम जगहों पर जहां भी किल्लत हो रही है वहां पर इन टैंकर्स को अब रवाना किया जाएगा। और ये एक तरीका है जिसके जरिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी एक बैठक की। प्रधानमंत्री ने इन सभी ऑक्सीजन निर्माताओं से कहा कि देश को चुनौतियों से निपटना तो है, लेकिन इस वक्त देश को शॉर्ट टाइम सोल्यूशन चाहिए, जल्द से जल्द समस्या का हल निकालना है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन निर्माताओं और सरकार के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया और इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं कैसे देश ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन की जंग लड़ रहा है, कैसे विदेश से भी अब ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है और किस तरह आज पूरा देश सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं की तरफ देख रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में मौजूद इन 9 लोगों को आज आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये 9 लोग देश के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता हैं। अगर ये 9 लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कामयाब हो गए तो देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के करीब पहुंच जाएगा। देश के 9 सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, एयर वाटर जमशेदपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर नोरियो शिबुआ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल, एनो लिमिटेड के राजेश कुमार सराफ, लिंडे इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मलॉय बनर्जी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल, आर्सेलर मित्तल निपुण स्टील के दिलीप ओमेन और इनॉक्स लीजर लिमिटेड के सीईओ के सिद्धार्थ जैन। देश के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं में ज्यादातर बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं जो अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, ईंधन और ऊर्जा पैदा करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑक्सीजन बाहर से भी मंगवाते हैं और अपने प्लांट में भी ऑक्सीजन निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है। इंडस्ट्री में ऑक्सीजन का काम किसी मजबूत चीज को बहुत बारीक तरीके से काटने के लिए किया जाता है। इंडस्ट्री में ऑक्सीजन का इस्तेमाल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, कांच के सामान बनाने में, जैसे वैक्सीन या दवा के लिए कांच की शीशियां बनाने में होता है। लेकिन अब कोरोना से प्रभावित लगभग सभी राज्य की सरकारों ने सभी इंडस्ट्रीज को यह निर्देश दिए हैं कि वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन का निर्माण रोक दें और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन का निर्माण शुरू कर दें। अगर देश में ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें तो गुजरात के जामनगर में रिलायंस का प्लांट है जहां ऑक्सीजन बनती है। इनॉक्स एयर लिमिटेड का ऑक्सीजन बनाने का प्लांट झारखंड के बोकारो में है। लिंडे इंडिया लिमिटेड पश्चिम बंगाल के कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा में ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इसी तरह कर्नाटक के बेंगलुरु, ओडिशा और राउरकेला और जाजपुर, झारखंड के जमशेदपुर, तमिलनाडु के त्रिची और पुडुकोटी, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम,
महाराष्ट्र के औरंगाबाद, पुणे और मुंबई, गुजरात के अहमदाबाद, राजस्थान के भिवाड़ी में भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसके अलावा हैदराबाद और पौंडीचेरी में भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब मुश्किल यह है कि देश के हर राज्य में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। ऑक्सीजन का निर्माण वहीं पर होता है जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन महामारी के इस दौर में अब उन तमाम राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है जहां पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। जैसे दिल्ली के अस्पतालों में ओडिशा से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। इस दौरान ऑक्सीजन के कंटेनर्स को कई राज्यों की सीमाओं से गुजरना होता है। अगर मान लीजिए कि ओडिशा के राउरकेला के किसी प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली को होती है, तो कंटेनर्स को 1412 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। देश में कई ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं जो अभी बंद पड़े हैं। तमिलनाडु में बंद पड़ी ऐसी एक कॉपर यूनिट को चालू करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार से यह सवाल पूछा कि जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार साल 2018 से बंद पड़ी वेदांता की स्टरलाइट कॉपर यूनिट को अपने हाथ में लेकर प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्पादन क्यों नहीं करती है। यही ऑक्सीजन ही प्राणवायु है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज महाराष्ट्र को है। महाराष्ट्र में इस वक्त 70,000 कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। महाराष्ट्र इस वक्त खुद 1250 टन ऑक्सीजन का रिकॉर्ड निर्माण खुद कर रहा है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसके लिए महाराष्ट्र की सरकार एक्स्ट्रा 50 टन ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से ले रही है। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार 50 टन ऑक्सीजन गुजरात से भी हर दिन ले रही है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र सरकार 100 टन ऑक्सीजन गुजरात में मौजूद रिलायंस के जामनगर प्लांट से भी ले रही है। लेकिन इसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। इस कमी को पूरा करने के लिए कई कंपनियों ने बड़े फैसले लिए हैं। रिलायंस इस वक्त महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है, लेकिन अब वो अपनी ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता को 1000 टन प्रतिदिन तक बढ़ाने जा रही है। JSW स्टील अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन दोगुना करने जा रही है। टाटा स्टील इस वक्त देश के कई अस्पतालों में 300 टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। इसके अलावा टाटा ग्रुप देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनरों का आयात भी करेगा। गुजरात में इस वक्त कोरोना के करीब 50,000 एक्टिव केस हैं और यहां हर दिन करीब 500 टन ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन गुजरात ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कई प्रयोग भी किए हैं। जैसे सूरत में एक अस्पताल के बाहर भी ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट लगा दिया गया है। ये सूरत में अस्पताल के बाहर ही लगे हुए ऑक्सीजन के प्लांट की तस्वीरें हैं। ये प्लांट सीधे हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खींचकर अस्पताल में सप्लाई कर रहा है। इस प्लांट से लगभग 2000 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जिससे 150 से 300 मरीजों को प्राणवायु मिल रही है। यह उपकरण ऑक्सीजन को एक टैंकर में स्टोर करता है। भारत सरकार ने एक प्लान के अंतर्गत देश की विभिन्न हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का जो फैसला लिया, उसके अंतर्गत न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत को भी ये प्लांट दिया गया है, जो 2000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हवा को कंप्रेस करके उसमें से अशुद्धियाँ दूर कर प्योर ऑक्सीजन हमको 2000 लीटर पर मिनट के हिसाब से देता है, जिसको हम अपनी हॉस्पिटल के एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस के साथ कनेक्ट किया है, जिससे हमारा ये जो लिक्विड का कंजम्पशन है वो करीब 3 टन तक रोजाना कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतनी सी ऑक्सीजन से काम चलने वाला नहीं है। आगे कोरोना की महामारी पीक पर पहुंच सकती है। इसलिए सरकार 50,000 टन ऑक्सीजन को बाहर से इंपोर्ट करने का प्लान बना रही है। ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि देश में अचानक से इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन निर्माण करने वाले प्लांट नहीं लगाए जा सकते हैं। और यही वजह है कि अब सरकार सीधे जर्मनी से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इंपोर्ट कर रही है। ये मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, जिन्हें सीधे लाया और ले जाया जा सकता है, यानी इनका मूवमेंट पॉसिबल है। भारत सरकार ऐसे 23 जर्मन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इंपोर्ट करने जा रही है। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को सेना के अस्पतालों में लगाया जाएगा। इसके अलावा जापान भी ऑक्सीजन संकट में भारत के साथ खड़ा हुआ है।
जापान के साथ भारत की बातचीत चल रही है। पहले राउंड में एक जापानी कंपनी ऑक्सीजन के 10 टैंकर भारत को इंपोर्ट करेगी। वैसे तो हम लोग लगातार ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसी के जरिए सांस ले रहे हैं, लेकिन जब कोरोना वायरस फेफड़ों को जाम कर देता है तो ऐसे में मरीज को बाहर से पाइप या ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन देना पड़ता है और इसे ही मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीजन हवा में होती है। हवा के अंदर 20% ऑक्सीजन, 70% नाइट्रोजन और 10% बाकी गैसें होती हैं। इसके अलावा पानी में भी ऑक्सीजन होती है। पानी का केमिकल सूत्र होता है H2O। H2O का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन। पानी में से ऑक्सीजन निकालने के लिए पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अलग हो जाती है। लेकिन इस तरह के प्रयोग करने के लिए बहुत वैज्ञानिक विशेषज्ञता चाहिए होती है। भारत के पास ये सारी क्षमताएं हैं, लेकिन अचानक बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार को ऑक्सीजन का इंपोर्ट करना होगा। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है और जान बचाने के लिए ऑक्सीजन टैंकर्स को अस्पतालों में वक्त रहते पहुंचाना यह एक सबसे बड़ा टास्क इस वक्त बन गया है और इसकी सबसे अहम जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस के ऊपर, जो इसे बखूबी निभा भी रही है। अब आगे आगे दिल्ली पुलिस की गाड़ी चलती है, पीछे पीछे ऑक्सीजन के टैंकर चलते हैं। यह सिचुएशन इस वक्त कितनी खराब है और दिल्ली पुलिस कैसे हैंडल कर रही है, हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमने कुछ तस्वीरें भी देखी जहां दिल्ली पुलिस ने एस्कॉर्ट करके इमरजेंसी के दौरान और बहुत कम वक्त में टैंकर्स को दूसरे राज्य से दिल्ली तक पहुंचाया है। हम जानना चाहते हैं इस वक्त कैसी स्थिति है और दिल्ली पुलिस कैसे इससे लड़ रही है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो बाहर से जो ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उसको ग्रीन पैसेज दे करके उसको दिल्ली के अंदर ले आना, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से जब भी अस्पताल में शॉर्टेज पड़ती थी और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, पुलिस सेवा भावना से गैस के सिलेंडर्स इंतजाम करा करके और हॉस्पिटल्स को मुहैया कराया करती, और बहुत अच्छा काम है। इसमें बहुत लोगों की जानें बची, हॉस्पिटल्स ने धन्यवाद भी दिया पुलिस को। लेकिन ये जो इंतजाम है ये एक तरह से एटमोस्ट मेकशिफ्ट इंतजाम है। इसके लिए हमने सजेशन दिया और उसी पे DDMA भी एक्शन लिया है। उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया है, अरेंजमेंट बनाया है, जिससे जो हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। और उसमें हमें जो भी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है जहां पे ऑक्सीजन की कमी है या कोई डिमांड आएगा, उसको हम ऐसे जो दिल्ली सरकार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां उनको इंफॉर्मेशन दे देंगे और दे करके प्रयास होगी कि ये जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स को ये ऑक्सीजन पहुंच जाए। जहां तक रही एक मानवीय दृष्टि से, जब कभी ऐसी कोई इमरजेंट नीड है तो उसमें जैसे दिल्ली पुलिस कर रही है वो करेगी। दूसरी बात है, जो बाहर से ऑक्सीजन की जो टैंकर्स आ रही हैं उनको एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करके जल्द से जल्द दिल्ली में लाएं। इसके लिए कल से ही हमने अपनी पुलिस की सिक्योरिटी डिप्यूट कर दी। आज दिल्ली सरकार के जो नॉमिनेटेड नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये हमारी टीम्स गई हैं और जल्द से जल्द ऐसे ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनको दिल्ली में लाएंगे ताकि जो यहाँ कमियां हैं उसको पूरा किया जा सके। श्रीवास्तव साहब, जैसा आपने कहा इसके दो पहलू हैं, मैं उसमें एक पहलू और ऐड करता हूं। आपके पास वैसे भी आम नागरिकों के मुझे लगता है बहुत SOS कॉल्स आते होंगे हेल्प के लिए, उससे आप कैसे डील करते हैं। लेकिन मैं जो पहला पार्ट था इसका, जो टैंकर्स दिल्ली में दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, इसमें दिल्ली सरकार की एक बड़ी शिकायत है कि कई बार दूसरे राज्यों में उनको रोक लिया जाता है या उनका मूवमेंट स्विफ्ट नहीं हो पाता। खासतौर पर दिल्ली में आपूर्ति UP से हो रही है, मोदी नगर में प्लांट है, और पानीपत हरियाणा से, वहां से आपूर्ति होती है।
होती है। तो आपका रोल क्या दिल्ली के बॉर्डर शुरू होने के बाद ही शुरू होता है, या कोई ऐसा भी सिस्टम बनाया जा सकता है कि आपके लोग, दिल्ली पुलिस, उन टैंकर्स को अकंपनी करे जब वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं? देखिए, इसके बारे में जानकारी के अभाव में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे जो रिक्वायरमेंट है, जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट कल ही हमारे को कहा गया है, और आज जो नोडल ऑफिसर जा रहे थे तो उसके साथ हमने अपनी 5-6 टीम्स हमने भेज दिया। अभी तक हमें ऐसी कोई दिक्कतें महसूस नहीं किया है, और हमें पूरा विश्वास है कि ये गैस की जो टैंकर्स हैं, ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं, वो दिल्ली लाया जा सकेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात जो दूसरी रही, बहुत सारी ऐसे भी रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं। आज हमें किसी एक सज्जन ने ग्रेटर कैलाश से हमें फोन करके हमें धन्यवाद दिया था कि किस प्रकार से हमारी जो लोकल पुलिस है, उन्होंने उनके लिए एक ऑक्सीजन की सिलेंडर मुहैया कराया, जिससे उनके परिवार का जो स्थिति जो खराब थी वो उसमें सुधार आया। तो इस प्रकार के कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रहा है, जो कि दिल्ली पुलिस बहुत ही सेवा भावना के दृष्टि से उसको जहां तक संभव हो सकता है वैसे गैस सिलेंडर्स उनको दिलवाए। जी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में आपको ऐसी कॉल्स आती होंगी, और ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर ड्यूटी, उससे आगे जाकर के मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इसमें काम कर रही है। कि अगर मेरे पास खुद ऐसे उदाहरण है कि अगर कहीं दवा की कहीं शॉर्टेज हो गई तो दिल्ली पुलिस कर्मियों ने अपने आसपास से कहीं से वो दवा भी अरेंज करके लोगों को दी है, या अस्पताल में कहीं बेड नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कोशिश की कि कहीं पर बेड मिल जाए। तो इसको आप लोग कैसे डील करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, आईसीयू में एडमिशन के लिए, इसके अलावा कई प्रकार की दवाएं हैं जो इसमें जरूरत होती हैं, उसके लिए बहुत ही पर्सनल बेसिस पे कुछ और भी तरीकों से भी रिक्वेस्ट आते हैं। तो उसे जहां तक संभव हो सकता है जो कंसर्न लोगों से बातचीत करके उनको दिलवाना, ताकि जान जिसकी दिक्कत में है वो जान बच जाए। तो ये हमारा प्रयास रहा है और हम आगे भी करते जाएंगे। श्रीवास्तव साहब, जो पहले बात हो रही थी हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन की कमी है, हम लोग खुद ये देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, खास तौर पर हॉस्पिटल्स को मीडिया का सहारा भी लेना पड़ रहा है। वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज है, या वो सोशल मीडिया पर अपनी जरूरत जो है वो डालते हैं। वो जब आपको फोन करते हैं कोई हॉस्पिटल से कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो आपका रोल उसमें क्या है? आप वो रिक्वेस्ट आगे किसी को फॉरवर्ड करते हैं, या उसको खुद अरेंज करने की भी कोशिश करते हैं कहीं से? देखिए, अभी तक तो चूंकि अरेंजमेंट्स अभी ठीक की जा रही हैं, और ये जो अरेंजमेंट जो ठीक की जा रही है उसमें पुलिस आगे बढ़ करके उस अरेंजमेंट को ठीक करने में मदद भी करेगी। लेकिन अभी तक तो उसके अभाव में दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ करके ऐसे गैस के सिलेंडर्स को इंतजाम करा रही थी, जहां पे भी जो गैस के टैंकर्स हैं उसको एस्कॉर्ट करके हॉस्पिटल में पहुंचाना। बिल्कुल कई बार तो निक ऑफ द टाइम में ऐसे सिलेंडर्स को और टैंकर्स को पहुंचाए गए, जिससे हॉस्पिटल को राहत मिली और लोगों की जान भी बची। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, वो काफी चर्चा में रहा था कि एक सज्जन थे, काफी एजेड थे, उनको कोरोना हो गया, उनके अपने घर वालों ने उनकी सुध नहीं ली, वो बाहर थे, और दिल्ली पुलिस के एक कर्मी ने उनको अस्पताल पहुंचाया। तो ऐसे लोगों की मदद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है जिनको उनके अपनों ने अबैंडन कर दिया। इसके अलावा आपने ये भी पेपर में सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक लड़का जिसकी डेथ हो गई थी कोविड की वजह से, उसके परिवार वाले भी उससे छूने से मना कर दिया। तो ऐसी हालत में उसको दफनाने की जिम्मेवारी भी पुलिस ने ली और उसको दफनाया भी। तो ऐसे बहुत प्रकार की जो चीजें हैं जिसको हमारे पुलिसकर्मी सेवा भावना से, मानवीय तरीके से उसको निभा रहे हैं। श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। आपका समय बहुत कीमती है, हम जानते हैं दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, ऐसे ही लोगों की मदद करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।